वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एक काल्पनिक रचना है और इसे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्क पाठकों के लिए अभिप्रेत किया गया है। इसमें दिए गए सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और दुर्घटनाएं या तो लेखक की कल्पना का उत्पाद हैं या काल्पनिक तरीके से उपयोग किए गए हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी वास्तविक घटना से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग मात्र मानी जाएगी। बधाई हो मेज़बान, आपका भाई बहुत भाग्यशाली है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 90% से ज़्यादा संभावना के साथ उसने न सिर्फ एक अनोखा बल्कि एक युग्मित सिस्टम भी जगाया है। सिस्टम की बधाई ने आयरीन को उसकी कल्पना से बाहर ला दिया। पहले सिस्टम ने कहा था कि उसके भाई एदान ने एक अनोखा सिस्टम जगाया है और अब वो कह रही थी कि उस अनोखे सिस्टम के अलावा उसने एक युग्मित सिस्टम भी जगाया है। युग्मित प्रणाली का क्या अर्थ है? उसने तुरंत एक प्रश्न पूछा जिसमें उसकी बहुत रुचि थी। अनुद्वितीय प्रणालियां सामान्य प्रणालियों से इस मायने में भिन्न होती हैं कि उनका एक उपाधि होता है। यही उपाधि उन्हें विशिष्ट बनाता है, उन्हें विशेष विशेषताएं और शक्ति प्रदान करता है। साथ ही युग्मित प्रणाली और भी दुर्लभ है। इसे युग्मित प्रणाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दो अलग अलग प्रणालियों का संयोजन है। आपकी दुनिया में इसे दो में एक माना जा सकता है। आयरीन ने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रणालियां इतनी अलग हो सकती हैं। इस खोज ने उनके बारे में उनकी समझ को काफ़ी बढ़ा दिया। तुम्हें क्या लगता है कि उसने पेयर सिस्टम को जगा दिया है? पहले तुमने दावा किया था कि उसने एक अनोखी जोड़ी को जगाया है। क्या ये मॉर्गन परिवार की लड़की की वजह से है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपके भाई ने सचमुच एक अनोखी प्रणाली को जागृत किया है। इस मामले में प्रणाली से कोई गलती नहीं हुई है। उनके पद का अनोखा अभामंडल इस बात की 100% पुष्टि करता है। जहां तक उनके सिस्टम के युग्मित होने का सवाल है, ये सिस्टम कुछ जानकारी का विश्लेषण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है। सिस्टम ने तुरंत जानकारी का विश्लेषण किया और आयरीन को इस बात के पुख्ता सबूत दिए कि एदान और मॉर्गन परिवार की लड़की ने ही उस पेयर सिस्टम को जगाया था जिसने उन्हें बांध रखा था। यही एकमात्र स्पष्टीकरण है जो उसकी बहन के अप्रत्याशित कार्यों को उचित ठहराता है। आयरीन ने गहरी सांस ली। इस पूरे समय उसने मॉर्गन परिवार की उसे अपने पक्ष में करने की कोशिशों का विरोध किया। लगभग 1 साल तक जागृत अवस्था में रहने के दौरान वो उच्च शासक शक्तियों के जटिल खेल को कम या ज्यादा समझ गई है। बाहर से तो सब कुछ शांतिपूर्ण और एकजुट लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर संयुक्त संघ की नींव पहले ही टूट चुकी है। आपदा के बाद से परिषद के भीतर कई गुट बन गए हैं और अब वो संघ के सभी जागरूक नायकों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। 10 आपदाओं में से पहले पर काबू पाने के बाद स्थिति और भी बदतर हो गई। अब होने वाली घटनाओं में शामिल होने से बचने की उसकी पूरी कोशिशों के बावजूद उसका छोटा भाई एक जागरूक व्यक्ति बन चुका है जो मॉर्गन परिवार से जुड़ा है। ये अप्रत्यक्ष रूप से उसे मॉर्गन परिवार की ताकत का हिस्सा बनाता है। आयरीन ने अरसलान की ओर देखा जो उस समय गहरी सोच में डूबा हुआ था। अरसलान, जिसने अभी अभी अपने सिस्टम से बात पूरी कर ली थी, आयरीन की तरह समझने लगा कि क्या हो रहा है। उसे अपनी बड़ी बहन और ईदान के बारे में पता चला, साथ ही इस बारे में भी कि कैसे उन दोनों ने उस पेयर सिस्टम को जगाया जिसने उन्हें एक साथ बांध रखा था। यही एकमात्र स्पष्टीकरण है जो उसकी बहन के अप्रत्याशित कार्यों को उचित ठहराता है। अरसलान ने झुंझलाहट से अपनी कनपटियां रगड़ी और चारों ओर देखा। उसके आसपास का इलाका अभी भी सील था और आम लोग ना तो अंदर आ सकते थे न ही बाहर जा सकते थे, यहाँ तक कि वहां से संचार भी बंद था। आयरीन की क्षमता के कारण उन्होंने सभी रिकॉर्ड्स हटा दिए जो उनके काम करने से पहले ऑनलाइन हो सकते थे। जैसे ही अरसलान ने अपनी क्षमताएं समाप्त की, उसे और आयरीन को उस दिन दूसरी बार एक रहस्यमयी शक्ति का अपने शरीर में प्रवेश महसूस हुआ और उनकी शक्ति कमज़ोर हो गई। पिछली बार के विपरीत इस बार ये कमज़ोरी काफ़ी ज़्यादा थी। धिक्कार है बहन, वो तो बस मुसीबत ही है। अरसलान ने ज़ोर से कसम खाई। उसने अपना स्मार्टफोन निकाला और खबरें देखने लगा, इस उम्मीद में कि किसी ने ये जानकारी पोस्ट ना की हो। हालांकि उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि ये खबर पहले से ही वेब पर मौजूद थी। इस जोड़े के बारे में ऑनलाइन इतनी जानकारी और अफवाहें थीं कि ये समझना मुश्किल था कि क्या सच है और क्या झूठ। येलो प्रेस ने अपनी सारी गतिविधियां दिखा दी। पत्रकारों ने जल्दी ही ईडान और एराबेल के बारे में ढेर सारी जानकारियां इकट्ठा कर ली। खबरों में समारोह में उनकी मुलाकात के बारे में बताया गया और बताया गया कि कैसे मॉर्गन परिवार के उत्तराधिकारी ने संघ की नायिका आयरीन फेन के अचेतन छोटे भाई को नृत्य के लिए आमंत्रित किया, जबकि उसका पहले से ही एक मंगेतर था जो प्रसिद्ध और प्रभावशाली ह्यूग परिवार का उत्तराधिकारी था। अब इस खबर में एक चौंकाने वाली जानकारी जुड़ गई है कि ईडान फेन ने एराबेल मॉर्गन को शादी का प्रस्ताव दिया है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि एराबेल ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, अंगूठी पहनाई और सहमति के तौर पर अपने पार्टनर को एक चुंबन भी दिया।
इस खबर के साथ मौके पर ही शूट किया गया एक उच्च गुणवत्ता वाला वीडियो भी था। कैमरामैन ने एक भी महत्वपूर्ण क्षण नहीं छोड़ा और फ्रेम में हाथ और दिल दिखाते हुए ईरान की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। पहले तो मॉर्गन परिवार ने इस खबर को नकारने की कोशिश की, ये दावा करते हुए कि ये उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के उद्देश्य से प्रतिद्वंदियों द्वारा उकसाया गया है। हालांकि वीडियो की मौजूदगी ने उनके स्पष्टीकरण को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ये जानकारी पढ़ते ही अरसलान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अपनी बड़ी बहन को ढूंढकर उसे बुरी तरह डांटना चाहता था। अरे, हमने तो बस अपना कर्म बर्बाद कर दिया है, अरसलान ने कहा, ये महसूस करते हुए कि सच्चाई को छुपाने के उनके प्रयास विफल हो गए थे। आयरीन, जो अरसलान के बदलते हावभाव देख रही थी, कुछ नहीं बोली। उसे एहसास हुआ कि वे मामले को दबाने में नाकाम रहे हैं। टीकाकरण की दूसरी लहर जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। मुझे लगता है आपको पहली मोहर के बारे में जानकारी मिल चुकी होगी। आयरीन ने अरसलान की ओर मुड़कर पूछा। जवाब में उसने बस सिर हिलाकर पुष्टि की कि उसे सब कुछ पता है। मुझे संदेह है कि हमारे रिश्तेदारों के पास इस समय तक लौटने का समय होगा। जहाँ तक मैं सिस्टम से प्राप्त जानकारी से समझती हूँ, उनका सिस्टम हमारे सिस्टम से अलग है और उनके पास ज़्यादा विशेषाधिकार हैं। इसीलिए उन्हें तब तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा जब तक कि कनेक्टेड दुनिया में अगले स्थानांतरण के लिए पर्याप्त जागृत लोग ना आ जाएं, और मुझे नहीं लगता कि हम उन्हें वहाँ ढूंढ पाएंगे, आयरीन ने कहा। अरसलान भी उसके निष्कर्षों से सहमत था। ईरान और एरेबेल सिस्टम के विपरीत उनकी अपनी प्रणाली की कुछ सीमाएं थीं। वे दोनों दुनियाओं की सीमाओं को स्वतंत्रता से पार नहीं कर सकते थे। वहां द्वार खोलने के लिए उन्हें पर्याप्त ऊर्जा और शक्ति की आवश्यकता थी। मैं नहीं कह सकती कि दुनिया में अराजकता फैलने में कितना समय बाकी है, लेकिन निकट भविष्य में तुम्हें कुछ काम करना है। अगर तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे संपर्क कर सकते हो। मैं मदद करूंगी। हालांकि मैं तुम्हें तुरंत चेतावनी देना चाहती हूँ, अपनी उम्मीदें मत बढ़ाना। मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला सिर्फ अपने छोटे भाई की वजह से किया है, जिसने दुर्भाग्य से तुम्हारे परिवार से संपर्क कर लिया। ये शब्द कहकर आयरीन मुड़ी और चली गई। अरसलान वहीं खड़ा रहा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सोच रहा है। वो चुपचाप उस तरफ देख रहा था जहां आयरीन गई थी। एक सुनसान इलाके में, एक रहस्यमयी अंधेरे जंगल के बीचों बीच, एक छोटी सी जगह में, जहां एक नदी बहती थी, जबकि सूरज क्षितिज के नीचे डूबने ही वाला था, अंतरिक्ष विकृत और फटने लगा। जल्द ही उसकी जगह लगभग 3 मीटर व्यास वाला एक अंतरिक्षीय छेद दिखाई देने लगा। इस दरार से 2 जीव जोर से उड़े और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। धिक्कार है! काले बालों वाला एक नौजवान, जो काला इवनिंग सूट पहने हुए था, कसम खाकर बोला। जमीन पर गिरने से उसका साफ सूट गंदा हो गया था। दूसरा जीव लंबे लाल बालों वाली एक मानव लड़की निकली। अपनी साथी के विपरीत वो गिरने के दर्द से बस थोड़ा सा कराह रही थी और बाकी समय चुप रही। उसके लंबे लाल बाल भी मिट्टी से सने हुए थे और वो अस्त व्यस्त दिख रही थी। ये दोनों ईडान फेन और एरेबेल मॉर्गन थे, बाहरी लोग जो एक अंतरिक्षीय दरार के जरिए इस दुनिया में आए थे। दरार ने उन्हें बाहर फेंक दिया और फिर बंद हो गई, जिससे वे एक अनजान दुनिया में अकेले रह गए। ईडान और एरेबेल ने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उनके शरीर उन्हें बहुत भारी लग रहे थे। वे मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे। संतुलन बनाए रखना तो दूर की बात थी। उनके सिर घूम रहे थे और उनका संतुलन बिगड़ गया और वे जमीन पर गिर पड़े। ये एक अजीब सा एहसास था, मानो वे अपने शरीर में नहीं बल्कि किसी और के शरीर में हों। अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि उनके लिए हाथ उठाना, मुट्ठियां भींचना और सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। सिस्टम, क्या हो रहा है? ईडान ने मन ही मन पूछा। उसी समय उसके बगल में बैठी अराबेल ने अपने मन में उसकी आवाज़ सुनी और हैरान रह गई। उसे यकीन था कि ईडान ने ये शब्द जोर से नहीं कहे होंगे। उसने उसके विचार कैसे सुन लिए? मेज़बानों, आपकी जागृति पर बधाई। इस समय आपके शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं और आपकी पुरानी सजगताएं और शरीर की समझ नई संवेदनाओं से टकरा रही हैं। आपके मस्तिष्क को इन परिवर्तनों के अनुकूल होने में कुछ समय लगेगा। बस, अराबेल ने मन ही मन कहा। ईडान ने उसकी आवाज़ अपने मन में सुनी और आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या हो रहा है? उसने ऊंची आवाज़ में पूछा। पता नहीं, पर मुझे अपने दिमाग में तुम्हारी आवाज़ सुनाई देने लगी थी, अराबेल ने जवाब दिया, और ईडान ने उसके विचार साफ साफ सुन लिए।
साथ ही उसने देखा कि अराबेल बोलते वक्त अपने होंठ नहीं हिला रही थी। ये एक मानसिक संबंध है जो आपके जागरण के साथ सिस्टम के एकीकरण और जागरण के बाद स्थापित हुआ था, सिस्टम ने समझाया। इस कनेक्शन के जरिए आप एक दूसरे से कुछ दूरी पर भी बिना किसी रुकावट के संवाद कर सकते हैं। दूसरे लोग इस मानसिक कनेक्शन को आसानी से सुन और समझ नहीं पाएंगे। केवल विशेष योग्यता वाले ही इसे पकड़ सकेंगे और इसे अपने अंदर समाहित कर पाएंगे, सिस्टम ने अपनी व्याख्या जारी रखी। ईडान और अराबेल जैसे ही नई दुनिया में दाखिल हुए, एक अद्भुत क्षमता उनका इंतजार कर रही थी। वे इस उपहार से बेहद खुश थे और इसकी क्षमता को समझने लगे थे। इस कनेक्शन के जरिए आप इस सिस्टम से संवाद कर पाएंगे ताकि दूसरा होस्ट भी आपकी बात सुन सके। साथ ही जरूरत पड़ने पर सिस्टम ने दोनों होस्ट्स के साथ व्यक्तिगत रूप से संवाद करने की क्षमता नहीं खोई थी। ये जानकारी पाकर दंपत्ति भी खुश थे। उन्हें पता था कि उनके मन में कुछ ऐसे सवाल होंगे जिन्हें एक दूसरे के सामने पूछना थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन फिर भी वे जवाब चाहते थे। डिंग! मेज़बानों, सिस्टम को आपके शरीर की जागृति और परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी होने तक कुछ समय तक इंतजार करना होगा। उसके बाद ही वो आपकी स्थिति संकलित करने के लिए आपके बारे में डेटा इकट्ठा करना शुरू करेगा। डिंग! आपके स्टेटस का संकलन पूरा होने के बाद कार्यों को पूरा करने के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। डिंग! वर्तमान में कोई सक्रिय कार्य नहीं है। डिंग! सिस्टम ने दुनिया भर के पर्यावरणीय आंकड़े और जानकारी एकत्र करना शुरू कर दिया है। डिंग! त्रुटि, सिस्टम www के साथ कनेक्शन स्थापित नहीं कर सकता। डिंग! सिस्टम ने पाया कि इस सिस्टम की अद्वितीयता के कारण दोष के स्थानिक निर्देशांक बदल गए थे। अद्वितीयता का विशेषाधिकार लागू हो गया और मेज़बानों को एक विशेष और अनोखी दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया गया। इसके लिए धन्यवाद। मेज़बानों ने अपनी दुनिया को बचाने के लिए एक समाधान खोजने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। डिंग! पता चला है कि इस दुनिया में समय और स्थान बहुत विकृत हैं। सिस्टम दोनों दुनियाओं के बीच के समय के अंतर का पता नहीं लगा पा रहा है। डिंग! एक अनोखी ऊर्जा की खोज हुई है जो धीरे धीरे मेज़बानों के शरीर में रिसती है और उनके शरीर द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार लगभग 6 महीने के बाद मेज़बानों के शरीर इस बल के प्रति पूरी तरह से अनुकूल हो जाएंगे। डिंग! खतरा! सिस्टम ने बताया कि इस बल के पूर्ण अनुकूलन के साथ मेज़बान इस दुनिया से बंध जाएंगे। वे इस दुनिया का हिस्सा बन जाएंगे और इसे छोड़ने का कोई भी अवसर खो देंगे। डिंग! नया काम, दुनिया का अन्वेषण करो और मेज़बानों के शरीर इस शक्ति के पूरी तरह अनुकूल होने से पहले इसे छोड़ने का रास्ता खोजो। ईदान और अराबेल जैसे ही अपने नए शरीर में बसे, सिस्टम ने उन पर सूचनाओं की बौछार शुरू कर दी। अंत में उसने उन्हें एक काम भी दिया। दोनों ने तुरंत देखा कि कैसे एक टाइमर अपनी सामान्य जगह पर प्रकट हुआ और उल्टी गिनती शुरू हो गई। काम पूरा करने की समय सीमा ठीक 6 महीने थी। उन दोनों को केवल एक ही बात का एहसास था कि यदि वे इस दुनिया को छोड़ने का कोई रास्ता नहीं खोज पाए तो वे हमेशा के लिए यहीं रह जाएंगे और वापस नहीं आ पाएंगे। इस दुनिया में फंस जाने के खतरे के कारण उन्होंने बाकी चेतावनियों पर ध्यान ही नहीं दिया। वे ये भी नहीं सुन पा रहे थे कि सिस्टम दुनिया के बारे में जानकारी पाने के लिए किससे या किस चीज़ से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। नाम या उपाधि के बजाय उन्होंने बस एक आवाज़ सुनी। दूसरे विश्व की उनकी पहली यात्रा समस्याओं के साथ शुरू हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्हें पहले पता करनी थी वो ये थी कि वे वास्तव में कहाँ पहुँचे। वे इस बात पर विचार कर रहे थे कि क्या ये वही दुनिया है जिसमें इस अन्य सभी जागृत लोग प्रवेश कर गए थे, या फिर वे स्वयं को एक बिल्कुल अलग स्थान पर पाते हैं। दूसरे विश्व की यात्रा करते हुए ईदान और अराबेल के लिए जवाबों की तुलना में अधिक प्रश्न थे। सिस्टम द्वारा जानकारी दिए जाने के बाद ईदान और अराबेल का मूड नाटकीय रूप से बिगड़ गया। अगर पहले वे अपनी जागृति को लेकर उत्साहित थे और एक नई दुनिया की खोज के लिए उत्सुक थे, तो अब उनके सामने आई समस्याओं के कारण उनकी सारी भावनाएं गायब हो गई हैं। सिस्टम ने उन्हें सूचित किया और चुप हो गया, और ईदान और अराबेल चुपचाप अपने नए शरीर के अभ्यस्त होने लगे। जब तक वे कमोबेश अपने शरीर में ढल गए और सामान्य रूप से खड़े और चल पाए, तब तक सूरज क्षितिज पर लगभग गायब हो चुका था। वे किसी दूसरी दुनिया की यात्रा करने के लिए तैयार नहीं थे और अपने साथ सिर्फ वही ले गए जो उनके पास था। ईदान के पास सिर्फ उसका स्मार्टफोन था और अराबेल के पास कुछ मेकअप का सामान, एक स्मार्टफोन और उसके छोटे से पर्स में रखी चीजें थी।
उस समय उनके कपड़े भी स्थानीय रीति रिवाजों और फैशन के अनुरूप नहीं थे। दोनों को यकीन था कि उनके कपड़े इस दुनिया में नहीं चलेंगे और बहुत अलग दिखेंगे। भोजन की तो बात ही छोड़िए, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जब वे आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे थे तो सिस्टम, जो अब तक चुप था, अचानक बोल उठा। डिंग। सिस्टम ने होस्ट्स पर प्रारंभिक डेटा एकत्र करना पूरा कर लिया है और होस्ट्स की स्थिति का पहला संस्करण तैयार कर लिया है। डेटा प्रेषित कर दिया गया है। और फिर आराबेल और ईदान की आंखों के सामने जानकारी से भरी एक पारदर्शी खिड़की खुल गई। दोनों ने अपनी अपनी स्थिति वाली खिड़की पर ध्यान केंद्रित किया। स्थिति। नाम ईदान फेन। लिंग पुरुष। आयु 19 वर्ष। जाति मानव। पार्टनर आराबेल मॉर्गन संलग्नक 12%। साधना पथ सिस्टम होस्ट। प्रणाली सर्वोच्च पति प्रणाली, सर्वोच्च पत्नी प्रणाली के साथ समन्वयित। सिस्टम दुर्लभता महाकाव्य प्लस। विशिष्ट विशेषता 1, शीर्षक सर्वोच्च, आंशिक रूप से सीलबंद। अनुपस्थित आवश्यक योग्यताएं। अनूठी विशेषता 2, युग्मित प्रणाली, आंकड़ों का आदान प्रदान, वर्तमान में 10%। अनुपस्थित। मुख्य आंकड़े स्तर 1, शक्ति 50, सहनशक्ति 50, निपुणता 50, बुद्धिमत्ता 50, मन 50। क्षमताएं मानसिक लिंक प्लस। मानसिक लिंक आराबेल मॉर्गन। स्थिति। नाम आराबेल मॉर्गन। लिंग महिला। आयु 18 वर्ष। जाति मानव। साथी ईदान फेन। अटैचमेंट 9%। साधना पथ सिस्टम होस्ट। प्रणाली सर्वोच्च पत्नी प्रणाली, सर्वोच्च पति प्रणाली के साथ समन्वयित। सिस्टम दुर्लभता महाकाव्य प्लस। विशिष्ट विशेषता 1, शीर्षक सर्वोच्च, आंशिक रूप से सीलबंद। अनुपस्थित। आवश्यक योग्यताएं। अनूठी विशेषता 2, युग्मित प्रणाली, आंकड़ों का आदान प्रदान, वर्तमान में 10%। अनुपस्थित। मुख्य आंकड़े स्तर 1, शक्ति 50, सहनशक्ति 50, निपुणता 50, बुद्धिमत्ता 50, मन 50। क्षमताएं मानसिक लिंक प्लस। मानसिक लिंक ईदान फेन। ईदान और आराबेल ने अपनी स्थिति का अध्ययन करते हुए पाया कि वे एक दूसरे की स्थिति नहीं देख पा रहे थे। इससे पहले कि वे कुछ सोच पाते और सिस्टम से कोई प्रश्न पूछ पाते, सिस्टम ने उन्हें तुरंत उत्तर दे दिया। हालांकि वे दोनों सिस्टम के स्वामी हैं, फिर भी वे अभी पूर्ण रूप से पति पत्नी नहीं बने हैं। तब तक सिस्टम उनके निजी स्थान का ध्यान रखेगा। सिस्टम की प्रतिक्रिया देखकर दंपति दंग रह गए। अब तक वे यही मानते रहे थे कि ये सिस्टम कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसा है और सभी कृत्रिम बुद्धिमत्ताओं की तरह इसके लिए भी लोगों के स्वभाव को समझना मुश्किल है। हालांकि ऐसा लगता है कि ये सब कहीं ज़्यादा जटिल है। उन्होंने स्थिति पर चर्चा की और निर्णय लिया कि उन्हें सिस्टम का और गहराई से अध्ययन करने और ये समझने की ज़रूरत है कि ये क्या करने में सक्षम है और क्या नहीं। हालांकि उनके मन में पहले भी ऐसा ही विचार आया था, लेकिन किसी कारण से वे सिस्टम से इसके बारे में पूछना बार बार भूल जाते थे। सिस्टम में पहले 4 बिंदुओं पर कोई सवाल नहीं उठा। वे इनसे परिचित थे: नाम, लिंग, उम्र और जाति। हालांकि 5वीं पंक्ति से शुरू होकर उनके मन में सवाल उठने लगे। ये सवाल उनके पार्टनर के बारे में थे। ईदान ने आराबेल को प्रपोज किया और वो मान गई। उसी पल से वे दोनों साथी बन गए। आज वे पहली बार मिले थे, लेकिन वे पहले से ही एक दूसरे के साथ घुल मिल चुके थे। ये उच्च समाज में अजनबियों के बीच एक सामान्य विवाह समझौते जैसा था, और उनके साथी के नाम के आगे जो लिखा था उससे उनके रिश्ते की गहराई साफ झलक रही थी। सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार ईदान का आराबेल के प्रति स्नेह केवल 12% था, जबकि आराबेल का ईदान के प्रति स्नेह केवल 9% था। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि सिस्टम को ये आंकड़े कहाँ से मिल रहे हैं, और वे इन प्रतिशतों से कैसे पता लगा सकते हैं कि उनका रिश्ता किस स्तर पर है। कितने प्रतिशत का मतलब होगा कि वे प्रेमी बन गए हैं, और कितने प्रतिशत का मतलब होगा कि वे सच्चे पति पत्नी बन गए हैं। सिस्टम ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुप रही। दंपति का अगला प्रश्न साधना के मार्ग के बारे में था। इस बार तंत्र ने एक तरफ खड़े होकर स्पष्ट उत्तर दिया। पता चला कि कई लोग हैं और उनमें से प्रत्येक का अपना साधना मार्ग है। जिस दुनिया में वे प्रवेश कर चुके हैं
वहाँ भी एक ऐसा मार्ग है जो व्यवस्था के मार्ग से भिन्न है। सीधे शब्दों में कहें तो इस दुनिया में कोई व्यवस्था है ही नहीं, और ये तथ्य कि वे व्यवस्था के मेज़बान बन गए, उनकी साधना का मार्ग बन गया। ये खोज उस जोड़े के लिए पूरी तरह से आश्चर्यजनक थी। उन्हें इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि और भी दुनियाएं हैं, क्योंकि वे समझ गए थे कि अगर उन्हें एक दुनिया के अस्तित्व के बारे में पहले से पता चल गया है, तो बस समय की बात है कि और भी कई दुनियाएं होंगी। हालांकि वे इस तथ्य से अधिक प्रभावित थे कि साधना के अन्य मार्ग भी हैं, और उनकी दुनिया का मार्ग प्रणालियों का मार्ग है। सिस्टम का नामकरण जिस प्रकार से किया गया था, वो उनके लिए पहले से ही स्पष्ट था, तथा ये तथ्य भी स्पष्ट था कि ये किसी अन्य सिस्टम के साथ समन्वित था। लेकिन ये पहली बार था जब उन्हें सिस्टम की दुर्लभता के बारे में पता चला। सिस्टम के अनुसार उनका सिस्टम एक महाकाव्य दुर्लभता था। सिस्टम ने उन्हें अन्य दुर्लभता स्तरों से भी परिचित कराया: सामान्य, दुर्लभ, महाकाव्य और पौराणिक। उनके सिस्टम की दुर्लभता के आगे लगा प्लस चिन्ह सिस्टम की दुर्लभता बढ़ाने की संभावना को दर्शाता था। इस प्लस चिन्ह पर क्लिक करने पर दुर्लभता बढ़ाने के लिए आवश्यक शर्तें दिखाई देंगी। उत्सुकतावश उन्होंने बटन दबाया, लेकिन जो उन्होंने देखा उससे उन्हें कोई खास आश्चर्य नहीं हुआ। ज्यादातर मांगें उनकी क्षमता से बाहर थीं। उन्हें पूरा करने के लिए उनके पास अनुभव, ज्ञान और संसाधनों का अभाव था। फिलहाल वे अपनी यात्रा की शुरुआत ही कर रहे थे, और निकट भविष्य में सिस्टम की दुर्लभता बढ़ाने की संभावना लगभग शून्य थी। ईदान और अराबेल को ये भी पता चला कि आइरीन और अरसलान रेयर सिस्टम्स के मालिक हैं। जब सभी जागृत लोग समारोह में एकत्रित हुए तो सिस्टम ने उन्हें गर्व से बताया कि उन्हें उनकी दुनिया में कोई भी महाकाव्य दुर्लभता प्रणाली नहीं मिली है। कुल मिलाकर लगभग 10 दुर्लभ प्रणालियों की पहचान की गई, जिनमें आइरीन और अरसलान की भी शामिल थीं। सिस्टम ने समझाया कि अगर एक सिस्टम की दुर्लभता दूसरे से कम है तो वो दूसरे सिस्टम की दुर्लभता का निर्धारण नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, एपिक सिस्टम रेगुलर, रेयर और एपिक सिस्टम की दुर्लभता को आसानी से पहचान लेता है, हालांकि वो लेजेंडरी सिस्टम की दुर्लभता का निर्धारण नहीं कर पाता है। इस समय तक ईदान और अराबेल को चिंता होने लगी थी। सूरज लगभग क्षितिज के नीचे था और जंगल में अंधेरा छाने लगा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे कहाँ हैं या ये जंगल कितना खतरनाक है। इसलिए उन्होंने सिस्टम से अनुरोध किया कि वो उनकी बाकी स्थितियां तेजी से और ज्यादा स्पष्ट रूप से समझाए, और तय किया कि जरूरत पड़ने पर वे बाद में सब कुछ और विस्तार से पढ़ सकते हैं। सिस्टम ने तुरंत ही शेष डेटा की व्याख्या शुरू कर दी। इस तथ्य के अलावा कि उनका सिस्टम एक युग्मित सिस्टम है, इसका एक विशिष्ट शीर्षक भी है जो इसके नाम में निहित है: सुप्रीम। वर्तमान में ये शीर्षक आंशिक रूप से सीलबंद है। सिस्टम के अनुसार इसी उपाधि की बदौलत दरार के स्थानिक निर्देशांक बदले गए, जिससे वो इस रहस्यमयी जगह पर पहुंचे। हालांकि अभी तक इस उपाधि से उन्हें कोई खास फायदा नहीं हुआ है। वे अभी अभी जागे हैं और उन्हें भविष्य में अपनी योग्यता साबित करनी होगी ताकि वे साबित कर सकें कि वे इस उपाधि के योग्य हैं। अन्यथा ऐसी प्रणाली का कोई अन्य स्वामी जो अधिक योग्य निकला, उनसे ये उपाधि छीन सकता है। ऐसी व्यवस्था से उसका तात्पर्य सामान्य पति व्यवस्था और पत्नी व्यवस्था से था। दूसरी अनूठी विशेषता जिसके बारे में वो पहले से ही जानते हैं वो है जोड़ी प्रणाली। इसी अनोखेपन की बदौलत उन्होंने मानसिक जुड़ाव की क्षमता खोजी। इसके अलावा ये विशेषता उन्हें एक अनोखा कौशल प्रदान करती है: आंकड़ों का आदान प्रदान। ये कौशल उन्हें थोड़े समय के लिए अपने आंकड़ों का आदान प्रदान या साझा करने की अनुमति देता है। वो कितने स्टेट पॉइंट्स का आदान प्रदान कर सकते हैं, ये उनके रिश्तों के स्तर पर निर्भर करता है। उनके बीच रिश्तों का प्रतिशत जितना ज्यादा होगा, वे उतने ही ज्यादा स्टेट पॉइंट्स एक दूसरे को हस्तांतरित कर सकते हैं। युग्मित प्रणाली की विशिष्टता में कई और क्षमताएं छिपी हैं जो अभी उपलब्ध नहीं है। इन्हें खोलने के लिए कुछ कार्यों को पूरा करना होगा और रिश्तों के प्रतिशत को एक निश्चित स्तर तक बढ़ाना होगा। और अंत में केवल उनका स्तर था जो एक है, और मुख्य आंकड़े जो ईदान और अराबेल के लिए समान थे। सिस्टम ने उन्हें बस इतना बताया कि वे अभी अभी जागे हैं और अपनी यात्रा शुरू की है, और उनके आंकड़े धीरे धीरे बदलेंगे, उनके अनुकूल होंगे। इसका मतलब था कि आंकड़े विभिन्न मापदंडों में पुनर्वितरित हो जाएंगे और अब वे पहले जैसे नहीं रहेंगे। डिंग, सिस्टम पूरे किए गए कार्यों की गिनती शुरू करता है और पुरस्कार देना शुरू करता है। ये शब्द सुनकर ईदान और अराबेल थोड़े उत्साहित हो गए। वे सिस्टम द्वारा उनके लिए तैयार किए गए इनामों के बारे में जानने को उत्सुक थे। डिंग, मेज़बानों के सामने मौजूद स्थिति के कारण सिस्टम ने अपने पुरस्कारों को समायोजित करने का निर्णय किया। डिंग, टास्क है अपने होने वाले पति को 1 घंटे के लिए डांस पर बुलाओ। प्रोग्राम किया गया। डिंग, कार्य पूरा करने के लिए मिलने वाले ब्यूटी पिल के इनाम की जगह किचन सेट, मसाले और सुप्रीम मर्चेंट सिस्टम के एक नियमित ग्राहक से कूपन दिया गया।
ईदान और अराबेल जो सुन रहे थे उससे पूरी तरह हैरान थे। सिस्टम, तो मजाक कर रहे हो ना? ईदान ने पूछा। वो अभी भी सदमे से उबर रहा था। इसी समय अराबेल को होश आया और वो घबराहट में सिस्टम की तरफ मुड़ी। 1 मिनट रुको, मुझे एक गोली चाहिए। किस प्रकार की महिला ऐसी गोली का सपना नहीं देखेगी? हालांकि सिस्टम ने अराबेल की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जोड़े के सामने जगह में एक छोटी सी दरार बन गई, जिसमें से रसोई के बर्तन और मसाले बाहर उड़ने लगे। दरार से सबसे आखिर में एक छोटा सा कूपन निकला, जो स्तब्ध अराबेल के पास उड़कर उसके सामने मंडराने लगा। कूपन पर लिखा था, सुप्रीम ट्रेडिंग कंपनी का एक नियमित ग्राहक और कूपन नंबर। नहीं, मुझे एक कूपन नहीं चाहिए, मुझे मेरी गोली चाहिए, अराबेल चिल्लाई। जो हो रहा था उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वो विरोध करने लगी। धिक्कार है तुम्हें सिस्टम, मुझे मेरी गोली वापस दो। होस्ट को सिस्टम को डांटना नहीं चाहिए। दूसरी चेतावनी जारी की जाती है। तीसरी चेतावनी के बाद आपको सजा मिलेगी। अरे अरे, शांत हो जाओ, ईदान ने बीच में ही टोक दिया। वो समझता था कि ऐसी गोली औरतों के लिए कितनी ज़रूरी होती है, इसलिए उसे अराबेल की प्रतिक्रिया से कोई हैरानी नहीं हुई। अगर सिस्टम काम पूरा करने के लिए ऐसी गोली देने में सक्षम था, तो सबसे अधिक संभावना है कि हमें भविष्य में इसे प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। मुझे इसका यकीन है, और अगर नहीं, तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इसे आपके लिए स्वयं लाऊंगा, ईदान ने गंभीरता से कहा। इन शब्दों के बाद ही अराबेल शांत हुआ और अपने शब्दों से थोड़ा शर्मिंदा हुआ। फिर दोनों ने अपना ध्यान सामने पड़ी ढेर सारी चीज़ों पर लगाया। उनके मन में बस एक ही विचार था कि इस धन का क्या और कैसे किया जाए। जब अराबेल ने अपने सामने लटके कूपन को छुआ, तो वो कणों में बिखर कर उसके शरीर में समा गया। उसी क्षण उसने अपने सिर में इस सिस्टम की एक नीरस आवाज़ सुनी। डिंग! सुप्रीम मर्चेंट सिस्टम के नियमित ग्राहक का कूपन लागू हो गया है। ट्रेडिंग फंक्शन चालू है। मेज़बान सुप्रीम मर्चेंट सिस्टम से मोल भाव कर सकता है। व्यापार कार्य की खोज ने ईदान और अराबेल को आश्चर्यचकित कर दिया। डिंग! ट्रेडिंग फंक्शन होस्ट के स्तर तक सीमित है। स्टोर में केवल वही आइटम उपलब्ध हैं जो मालिकों की वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ट्रेडिंग के लिए मुद्रा सिस्टम पॉइंट्स हैं। ईदान और अराबेल ने देखा कि उनके स्टेटस में नीचे एक नई लाइन दिखाई दी है, ट्रेडिंग, और साथ ही एक इंडिकेटर भी जो उनके अकाउंट में सिस्टम पॉइंट्स की संख्या दिखा रहा था। उस समय इंडिकेटर 0 दिखा रहा था। डिंग! सिस्टम पॉइंट सिस्टम टास्क पूरे करके या सुप्रीम मर्चेंट सिस्टम को सामान बेचकर कमाए जा सकते हैं। सुप्रीम मर्चेंट सिस्टम को सब कुछ बेचा जा सकता है। जिन चीज़ों की मालिकों को ज़रूरत नहीं है, वे दूसरों के काम आ सकती हैं, और सिस्टम ऐसे सामानों के लिए आसानी से खरीदार ढूंढ लेगा। जिज्ञासा ने उन्हें जगाया और उन्होंने ट्रेडिंग विकल्प खोला ताकि पता चल सके कि कौन कौन से उत्पाद उपलब्ध हैं। सामानों की भरमार देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। खाने पीने से लेकर कपड़े, हथियार और कवच से लेकर व्यंजनों तक लगभग हर चीज़ मौजूद थी। हालांकि ऊंची कीमतें देखकर और ये जानकर कि उनके पास कोई अंक नहीं है, दंपति निराश हो गए। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि ऊंची कीमतों के बावजूद ये विकल्प भविष्य में उपयोगी हो सकता है। डिंग! सगाई की अंगूठी खरीदो। आखिरी तारीख पिछले असाइनमेंट के अंत तक है। काम पूरा हो गया। डिंग! कार्य पूरा करने पर मिलने वाले 5 एलिमेंट्स रिंग के इनाम को छोटे स्वतंत्र साझा स्टोरेज स्पेस से बदल दिया गया है। सिस्टम अपनी रिपोर्ट बनाता रहा और इनाम देता रहा। दूसरा इनाम सुनकर ईदान और अराबेल फिर से चकित रह गए। उनके सामने 2 एक समान अंगूठियां परिणाम स्वरूप बनी छोटी सी अंतरिक्षीय दरार से निकलकर उनके सामने मंडराती रहीं। ये रिंग्स एक छोटे स्वतंत्र साझा स्टोरेज स्पेस की चाबी हैं। इसे एक्सेस करने के लिए रिंग्स को अपने आप से लिंक करें। सिस्टम की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, आखिरकार ईदान ने कहा। पहले काम का इनाम मिलने के बाद वो यही चाहते थे। अराबेल ने भी उसकी खुशी साझा करते हुए उत्साहपूर्वक अंगूठी को अपने दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में पहनना शुरू किया, बिल्कुल ईदान की तरह। ईदान और अराबेल ने आसानी से सिस्टम के निर्देशों का पालन किया और अंगूठियों को अपने हाथों में बांध लिया। अब बस एक ही सवाल था, इनका इस्तेमाल कैसे करें? और एक बार फिर सिस्टम उनके बचाव में आया। जागृति के बाद प्रत्येक सिस्टम होस्ट अपनी आत्मा को जागृत करता है। होस्ट की आत्माओं के साथ ही सिस्टम से संबंध स्थापित होता है। सिस्टम के होस्ट के रूप में आप अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करके वलय को नियंत्रित कर सकते हैं। ये कुछ नया था जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। पहले तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस रहस्यमयी आत्मिक शक्ति का प्रयोग कैसे करें, लेकिन जब उन्होंने कोशिश की तो वो इसे आसानी से इस्तेमाल कर पाए। उस एहसास को बयान करना मुश्किल है। शक्ति इतनी सहजता से प्रवाहित हो रही थी मानो वो उनका ही एक हिस्सा हो, जैसे हाथ या पैर। अपनी नई ताकत का परीक्षण करते हुए ईदान और अराबेल को जल्द ही पूरे शरीर में भारीपन महसूस हुआ। ये शारीरिक थकान नहीं बल्कि कुछ और लग रहा था।
अत्यधिक परिश्रम के कारण उन्होंने बहुत अधिक आत्मिक शक्ति खर्च कर दी थी और उनकी आत्मा अत्यधिक तनावग्रस्त हो गई थी, जिसके कारण ये थकान हुई। अजीब बात है, मेरे स्टेटस में सोल फोर्स की जानकारी क्यों नहीं है? एरेबल ने अपना स्टेटस देखते हुए पूछा। अगर ये उनकी अपनी शक्ति है तो सिस्टम इसे क्यों नहीं दिखाता? मुख्य आंकड़ों के अलावा कुछ छिपे हुए आंकड़े भी हैं जिन्हें सिस्टम संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकता। इन छिपे हुए आंकड़ों में भाग्य, करिश्मा, कर्म और आत्मिक शक्ति शामिल हैं। हालांकि सिस्टम इन मापदंडों के सटीक मान नहीं दिखा सकता, लेकिन ये इनके परिवर्तनों को ट्रैक कर सकता है। इन छिपे हुए आंकड़ों पर विचार करते हुए ईदान ने सोचा, दिलचस्प बात है। अगर हो सके तो वो खुद और एरेबल से इन मापदंडों के अनुमानित मान जानना चाहेगा। जब इस जोड़े ने आत्मिक शक्ति के इस्तेमाल की कला में महारत हासिल कर ली तो उन्हें जल्द ही अंगूठी को नियंत्रित करना आ गया। अभ्यास करते हुए उन्होंने एरेबल की खोज पूरी करने के इनाम के तौर पर जो कुछ भी पाया था उसे इस जगह पर रख दिया। जगह छोटी थी, लगभग 4x4 मीटर, चौकोर आकार की। हालांकि शुरुआत में ये उस युवा जोड़े की ज़रूरतों के लिए काफ़ी थी। डिंग डिंग, अतिरिक्त कार्य, अपने साथी को डेट पर आमंत्रित करें, पूरा हो गया। डिंग डिंग, जागृति के बाद से पहले कार्य के दोनों भागों के बजाय वाक्य को पूरा करने के प्रमुख कार्य के साथ भी जोड़ दिया गया था, जो अपना टास्क पूरा नहीं कर सकता था। उसके बाद सिस्टम ने इनाम के रूप में दिए जाने वाले ब्यूटी सिस्टम के एक अनूठे हेयर केयर किट को एक शुरुआती एडवेंचरर किट और इस दुनिया के एडवेंचरर गिल्ड में एक पहचान पत्र से बदल दिया गया था। शुरुआती इनाम सुनते ही ईदान की दाहिनी आंख फड़कने लगी। क्या यही उसका काम नहीं था? ये ब्यूटी सिस्टम का अनूठा सेट क्या है? बाद में उसे एहसास हुआ कि यह काम पहले एरेबल को दिया गया था और फिर उसके बाद उसे फिर से दिया गया। ऐसा लगता है कि सिस्टम ने एरेबल के लिए इनाम पहले ही तय कर दिया था और फिर से देने के बाद वो इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकी और इनाम उसके लिए ही बना रहा। यदि ये प्रणाली की जागृति और उनकी वास्तविक ज़रूरतों के अनुसार इनाम को समायोजित करने की उनकी इच्छा के कारण नहीं होता तो उन्हें यह अनूठा सेट प्राप्त होता। ईदान ने अपनी आंखों के कोने से एरेबल की तरफ देखा, जिसका मूड पुरस्कारों के बारे में सुनकर खराब हो गया था। उसका मूड फिर से खराब हो गया। ऐसा लग रहा था कि गोली की तरह उसे एडवेंचरर किट की बजाय ये अनूठा हेयर केयर सेट ज्यादा पसंद आती। वो मन ही मन धीरे से हंसा, ये भूलकर कि उनके बीच एक मानसिक जुड़ाव था जो अभी काम कर रहा था। उसकी हंसी सुनकर एरेबल ने नाराजगी से ईदान की तरफ देखा। अपनी गलती का एहसास होने पर वो अपनी सफाई देने लगा और माफ़ी मांगने लगा। उसने ये भी वादा किया कि वो उसे एक अनूठा हेयर केयर सेट दिलाएगा। इन माफ़ीनामों और इस सेट को पाने के वादों से उसका हौसला बढ़ गया और वो उसके साथ धीरे से हंस पड़ी। वो समझ गई कि वो बस उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था और उसे उसकी हरकतों से कोई ऐतराज़ नहीं था। सिस्टम के अनुसार शुरुआती साहसी किट में वो सब कुछ शामिल था जो एक साहसी बनने का फैसला करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक था। साफ सुथरे और नए कपड़े, विभिन्न प्रकार के हथियार, लंबी यात्रा के उपकरण, सामग्री और यहाँ तक कि कुछ स्थानीय मुद्रा भी शामिल थी। ईदान को नहीं पता था कि यूनिक हेयर केयर किट में क्या क्या शामिल हो सकता है, लेकिन शुरुआती एडवेंचरर किट के लिए जो उन्हें मिला वो उनकी सभी अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा था। दंपति को आश्चर्य होने लगा, क्या वास्तव में सिस्टम के सभी मालिकों को एक साधारण कार्य पूरा करने के लिए इतने सारे मूल्यवान चीजें मिलती हैं? इस प्रश्न पर जो उत्तर किया सिस्टम ने, उससे दंपति आश्चर्यचकित रह गए और उन्हें वो कार्य याद आ गया जो उन्हें दिया गया था। इससे पहले कि मेजबानों के शरीर इस बल के प्रति पूरी तरह से अनुकूलित हो जाएं, दुनिया का पता लगाओ और इससे बाहर निकलने का रास्ता खोजो। उनके मन में ये विचार आया। इन सारे पुरस्कारों और नई जानकारी के साथ वो इसे पहले ही भूल चुके थे, लेकिन अब उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि ये सारे पुरस्कार व्यवस्था ने किसी खास मकसद से नहीं बल्कि स्थिति की गंभीरता को दर्शाते हुए दिए थे और व्यवस्था ने इस मुश्किल घड़ी में उनकी मदद करने की पूरी कोशिश की थी। व्यवस्था के अनुसार वे अपनी सर्वोच्च उपाधि के प्रभाव के कारण इस स्थिति में हैं। उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, खासकर अब जब वे अभी अभी जागे हैं। इस वजह से स्थिति बेहद खतरनाक और कठिन हो गई है। अगर उन्हें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता तो वे हमेशा के लिए यहीं रहेंगे और व्यवस्था उनके साथ रहेगी और उनसे बंधे होने के कारण व्यवस्था को अपनी विशिष्टता और सर्वोच्च की अपनी उपाधि त्यागनी होगी। इस संबंध में प्रणाली के पास पुरस्कारों को समायोजित करने तथा उन्हें वो देने के अच्छे कारण थे जो उस समय आवश्यक था। उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं थी, यद्यपि वे साधारण से दिखने वाले कार्यों के लिए इतने शानदार पुरस्कार प्राप्त करने में थोड़े शर्मिंदा थे। उन्होंने जल्दी से सब कुछ एक रिंग में डाल दिया और बाद में सब कुछ निपटाने का फैसला किया। अंत में उन्हें एक कार्ड मिला जिसके बारे में सिस्टम ने बताया कि ये इस दुनिया में एक साहसी व्यक्ति का पहचान पत्र है और ये डेटा असली था। उनके पहचान पत्रों पर उनके असली नाम, उम्र और साहसी ई का पद अंकित था। पहचान पत्र के साथ उन्हें इस दुनिया में उनकी पहचान के बारे में एक छोटी सी किंवदंती भी मिली।
इस किंवदंती के अनुसार वे दोनों लुडेलिया महाद्वीप के एक दूर गांव से आए थे। वे बचपन के दोस्त थे जिन्होंने साहसी बनने का फैसला किया और उन सभी की तरह अपनी किस्मत आजमाने और प्रसिद्ध काल कोठरी को जीतने के लिए प्रसिद्ध जीर्ण शीर्ण भूल भुलैया महाद्वीप पर गए। इस रहस्यमय किंवदंती ने उस जोड़े को कुछ सुराग तो दे दिए थे, लेकिन उन्हें अभी भी यकीन नहीं था कि वे कहाँ हैं। सिस्टम भी उनकी लोकेशन का ठीक ठीक पता नहीं लगा पा रहा था। उसे बस इतना यकीन था कि वे एक जुड़ी हुई दुनिया में हैं, लेकिन वे कहाँ हैं ये एक रहस्य बना हुआ था। सिस्टम ने मान लिया था कि वे एक अलग स्वतंत्र जगह पर हैं। डिंग, असाइनमेंट है, अपने होने वाले पति का शादी का प्रस्ताव स्वीकार करो, अंगूठी पहनो और उसे चूमो, अपनी सहमति की पुष्टि करो। पूरा हुआ। इन स्पष्टीकरणों के बाद सिस्टम ने अपनी रिपोर्टिंग और पुरस्कार देने की प्रक्रिया जारी रखी। एरेबल शर्म से लाल हो गई और उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। ईडान ने उसे देखकर हल्के से मुस्कुराया। उसे पहले से शक था कि ये चुंबन सिस्टम के किसी मिशन का हिस्सा था और अब उसे इस बात का यकीन हो गया था। इस बार उसे एक बेहद हास्यास्पद और शर्मिंदा काम सौंपा गया था। डिंग, वासना प्रणाली से सेक्सी कपड़ों के सेट के रूप में इनाम को भूत मास्क के साथ बदल दिया गया है। एरेबल खुश थी कि उसे ये पुरस्कार नहीं मिला। उसे अजीब लगा जब उसने देखा कि ईडान उसे देखकर कितना हैरान था। नया पुरस्कार घोस्ट मास्क सिर्फ एरेबल के लिए था। इस बार ईडान उसके प्राप्तकर्ताओं की सूची से बाहर रखा गया था। इस मुखौटे की मदद से एरेबल अपना रूप बदल सकती थी, अपनी सुंदरता छिपा सकती थी और कम ध्यान आकर्षित कर सकती थी। व्यवस्था ने उसे संभावित समस्याओं से बचाने के लिए ये इनाम दिया। व्यवस्था के अनुसार उसके स्वामी की सुंदरता अभी राज्यों को नष्ट नहीं कर सकती, लेकिन ये संभावित खतरों को आकर्षित कर सकती है। ईडान सिस्टम से पूरी तरह सहमत थी और खुश थी कि उसने इस बात को ध्यान में रखा। एरेबल शुरू में सिस्टम के स्पष्टीकरण से नाखुश थी, लेकिन कुछ सोचने के बाद वो भी सहमत हो गई। उसने तय किया कि जब भी वे दूसरों से घिरे होंगे तो हमेशा मास्क पहनेंगे। डिंग, भविष्य की पत्नी को एक दिन के अंदर प्रपोज करने की रस्म का काम पूरा हो गया है। डिंग, गलती, सिस्टम इनाम को समायोजित नहीं कर सकता। ध्यान दें, सर्वोच्च टाइटल में व्यवधान पाया गया है। मूल इनाम इसे हटा दिया गया है और इसके बजाय अल्फाज और वैल्करीज की वंशावली बदलने की औषधियां चुनी गई हैं। सिस्टम के शब्दों के तुरंत बाद ईडान और एरेबल के सामने एक दरार खुल गई और उनके हाथों में औषधियां आ गिरीं। ईडान को अल्फा वंश परिवर्तन औषधि मिली और एरेबल को वैल्करी वंश परिवर्तन औषधि मिली। दंपति पूरी तरह से सदमे में थे और अपने हाथों में औषधियों को आश्चर्य से देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे उनका क्या करें या उनका क्या मतलब हो सकता है। लेखक से, और अब मैंने सिस्टम की स्थिति और पुरस्कारों के बारे में कहानी लगभग पूरी कर ली है। मुझे उम्मीद है कि आप कहानी के इस विस्तृत और वर्णनात्मक भाग से ऊब नहीं रहे होंगे। हो सके तो मुझे अपनी राय ज़रूर बताएं, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और इस अध्याय को पढ़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद और मुझे आशा है कि आप कहानी का अनुसरण करना जारी रखेंगे। रक्तरेखा परिवर्तन औषधि। एरेबल और ईडान को जब सिस्टम से ये पुरस्कार मिला तो वे चकित रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि सिस्टम ने शुरू में इसे देने की योजना नहीं बनाई थी। उन्होंने सिस्टम को ये स्पष्ट रूप से समझाते हुए सुना कि ये पुरस्कार उन्हें सर्वोच्च उपाधि के हस्तक्षेप के कारण दिया गया था। होस्ट्स, ये कार्यों को पूरा करने पर मिलने वाले सबसे मूल्यवान पुरस्कारों में से एक है। शुरुआत में ये इस दुनिया में सिस्टम के बाद के उच्च स्तरों पर ही उपलब्ध था। हालांकि सुप्रीम की उपाधि के हस्तक्षेप के कारण ये पुरस्कार पहले ही दे दिया गया। सिस्टम दृढ़ता से अनुशंसा करता है कि आप स्तर 10 तक पहुंचने से पहले इस पोषण का उपयोग ना करें। तब तक इससे बचें और इसे बचाकर रखें। पोषण और रक्तरेखा एकीकरण को पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए आपको लंबे समय तक एक सुरक्षित और एकांत स्थान की आवश्यकता होगी। ठीक है, वे सिस्टम के सुझाव से सहमत हो गए। लेकिन मुझे एक चीज में दिलचस्पी है, सिस्टम में अल्फा और वैल्करी की वंशावली क्या है? एरेबल ने उत्सुकता से उस औषधि को देखते हुए पूछा जो उसे वैल्करी में बदल सकती थी। औषधि एक शानदार और आलीशान अपारदर्शी शीशी में बंद थी। अपनी जिज्ञासा के कारण उसने औषधि की खुशबू को सूंघने के लिए लगभग बोतल खोल ही दी, जैसे वो इत्र के साथ करती है। इस दुनिया में कई विभिन्न प्रजातियां हैं, मनुष्य, पशु मानव, ड्रैगन, कल्पित बौने और कई अन्य। आपकी अपनी दुनिया के विपरीत यहाँ विविधता है।
इस विविधता का कारण समझने के लिए आपको स्वयं इस मुद्दे की जांच करनी होगी। ये प्रश्न दुनिया के उन रहस्यों से संबंधित है जिनके बारे में बात करना व्यवस्था द्वारा वर्जित है। इस स्पष्टीकरण से दंपति को एहसास हुआ कि सिस्टम उन्हें कोई जानकारी नहीं दे सकता। अब उन्हें ये पता लगाना है कि सिस्टम कितनी जानकारी दे सकता है। इस दुनिया में ये कोई रहस्य नहीं है कि साधना का मुख्य मार्ग रक्तवंश पर आधारित है। अनेक विभिन्न रक्तवंशों में अल्फा और वॉल्करीज रक्तवंश सबसे शक्तिशाली होने के कारण अपना विशेष स्थान रखते हैं। रक्तवंश पर आधारित साधना का मार्ग, मुझे आश्चर्य है अगर हम इसे पी लें तो क्या हम इस मार्ग पर चल सकते हैं? ईदान ने बीच में ही कहा। उसे कुछ ऐसा सुनाई दिया जिससे वो उत्सुक हो गया। हाँ, वंश परंपरा का सेवन करने के बाद तंत्र वंश परंपरा आधारित साधना पथ को एक द्वितीयक पथ के रूप में एकीकृत करता है, जिससे ये इसकी संरचना का एक अभिन्न अंग बन जाता है। तंत्र ने ईदान के प्रश्न का उत्तर दिया। इस विचार ने दंपति को तुरंत ही औषधि पीकर अपना वंश परंपरा बदलने की उत्सुकता और प्रलोभन दिया, लेकिन वो खुद को नहीं रोक पाए। अल्फाज जादू से उत्पन्न श्रेष्ठ मानवों की एक जाति है। वे हैं जिन्होंने जादू को सर्वोच्च स्तर पर समझा है और जादू में इनसे ज्यादा प्रतिभाशाली कोई जाति नहीं है। दूसरी ओर वैल्करीज योद्धा युवतियों की एक जाति है जो पूरी तरह से महिलाओं से बनी है। आरेबेल आश्चर्यचकित थी और उसे कुछ समझ नहीं आया। तुम्हारा क्या मतलब है सिर्फ औरतें? उनके बारे में क्या? वे कैसे पैदा होती हैं? आरेबेल ने हैरान होकर पूछा। वैल्करीज अपना साथी किसी भी जाति से चुन सकती हैं, लेकिन अपनी ताकत और पृष्ठभूमि के कारण वे अपने पूरे जीवन में 2 से अधिक बच्चों को जन्म नहीं दे पाते हैं, और वे सब केवल लड़कियां ही पैदा होती हैं। सिस्टम की व्याख्या सुनने के बाद आरेबिल ने अपने हाथ में रखे औषधि को एक उलझन भरे भाव से देखा। उसका मन अभी अभी जो कुछ सीखा था उसी में उलझा हुआ था। सिर्फ 2 बच्चे? क्या सब लड़कियां हैं? हालांकि आरेबल हाल ही में 18 साल की हुई है, उसने अभी तक परिवार शुरू करने और बच्चे पैदा करने के बारे में नहीं सोचा था। ईदान के साथ उनका रिश्ता अभी अभी असामान्य रूप से विकसित हुआ था और उनकी कोई दूरगामी योजनाएं नहीं थीं। वो पहले ये देखना चाहती थी कि उनके बीच कुछ ठीक होगा या नहीं। फिर भी ये सोचकर कि इस औषधि को पीने के बाद भविष्य में उसके ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे होंगे और सिर्फ लड़कियां होंगी, उसे कोई उम्मीद नहीं थी। वो ताकत के लिए ऐसी सीमाओं को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। मेजबान, निश्चिंत रहें। औषधि लेने के बाद सिस्टम आपके शरीर में रक्तरेखा को एकीकृत कर देगा और आपके शरीर पर किसी भी तरह के नकारात्मक प्रभाव को रोक देगा। आप अपनी नस्ल पूरी तरह से नहीं बदलेंगे, इसलिए चिंता न करें। भविष्य में आप पर ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं होंगे, सिस्टम ने आरेबेल को निजी रूप से संबोधित करते हुए कहा, मानो वो उसके मन की बात पढ़ रहा हो। ये सुनकर आरेबेल को प्रेरणा मिली। उसने औषधि को भंडारण स्थान में रख दिया और ईदान की ओर देखा, जिसने भी औषधि को एक तरफ रख दिया और उसकी ओर देखा। सिस्टम ने आखिरकार पूरे हुए कार्यों की गिनती और पुरस्कार वितरण का काम पूरा कर लिया। अब उन दोनों के लिए केवल एक ही सक्रिय कार्य बचा था, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें 6 महीने का समय दिया गया था। अब उनका मुख्य काम ये था कि आगे क्या करें। वे एक रहस्यमयी जंगल के बीचों बीच एक अनजानी जगह पर खड़े थे। सूरज ढल चुका था और चारों तरफ अंधेरा छा गया था। अपनी उपस्थिति के बाद से वे एक ही जगह पर रहे हैं और अब तक किसी ने भी उन पर हमला नहीं किया है। बेशक इसका मतलब ये नहीं था कि जंगल खतरनाक नहीं था। हालांकि इतने अंधेरे में जंगल में भटकना सबसे अच्छा विकल्प नहीं था, इसलिए उस जोड़े ने इसी खुले मैदान में रात बिताने का फैसला किया। सौभाग्यवश उन्हें उनकी ज़रूरत की हर चीज़ मिल गई। स्थिति पर संक्षिप्त चर्चा करने के बाद उन्होंने सिस्टम द्वारा जारी किए गए साहसी किट से एक तंबू निकाला और बड़ी कठिनाई से उसे स्थापित किया। ईदान और आरेबेल शहरवासी थे और बड़े महानगरीय इलाकों में पले बढ़े थे। वे घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलते थे और एक अनजान दुनिया में रात बिताना, जहां हर कोने में खतरा छिपा रहता था, उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। इसका मतलब ये नहीं था कि वे डरे नहीं थे। सबसे पहले उन्होंने अपने कपड़े बदलने का फैसला किया। आरेबेल अपने कपड़े बदलने के लिए तंबू में चली गई और ईदान बाहर ही रहा। उसने उसके कपड़े बदलकर बाहर आने का इंतजार नहीं किया, बल्कि वहीं अपने कपड़े उतारने लगा। उसने अपने लिए बने साहसी कपड़ों का सेट निकाला और खुशी खुशी पहन लिया। साइज सही निकला। इस सेट में चमड़े की पतलून, छोटी छोटी चीज़ों के लिए कई बंधों वाली बेल्ट, एक गहरे रंग की कमीज़, जेबों वाली चमड़े की बनियान, एक गहरे रंग का रेनकोट और आरामदायक जूते शामिल थे।
इन कपड़ों के ऊपर उसने अनजान धातु से बने छोटे छोटे ब्रेसर पहन रखे थे। ईदान ने तलवार को अपना हथियार चुना। अपने पूरे छोटे से जीवन में चाकू के अलावा उसने अपने हाथों में इससे ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं पकड़ी थी। कपड़े बदलने के कुछ देर बाद ही अरबल तंबू से बाहर आ गई। उसने एक साहसी व्यक्ति के कपड़े पहने हुए थे, जो स्टाइल में उसके जैसे ही थे। उसने घुटनों तक लंबे जूते, टाइट पतलून, बेल्ट, काली शर्ट और बनियान पहन रखी थी, बिल्कुल ईदान जैसा। उसकी बेल्ट पर एक तलवार थी। अब जब उन्होंने अपने कपड़े बदल लिए थे तो वे सचमुच एक असली जोड़े की तरह लग रहे थे। शहर में पले बड़े एक जोड़े के लिए जंगल में पहली रात बहुत धीमी गुजरी। उन्होंने पूरी रात बिना आंखें बंद किए बिताई। उनकी यादों में ये रात उनके जीवन की सबसे लंबी रात बनकर रह गई। डर के मारे वे बारी बारी से पहरा नहीं दे पाते थे, और अगर दे भी देते तो ना तो ठीक से आराम कर पाते थे और ना ही सो पाते थे। सूरज ढलने के साथ ही रात का सन्नाटा छा जाता था, जिससे वे बहुत घबरा जाते थे और डर जाते थे। आग जलाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। इस दुनिया में वे अपनी दुनिया के स्थापित नियमों का पालन नहीं कर सकते थे। पता नहीं उनका कैंप फायर बिन बुलाए मेहमानों को आकर्षित कर पाएगा या नहीं। रात जितनी गहरी होती गई, ठंड उतनी बढ़ती गई और जोड़ा ठिठुरने लगा। शुरुआती साहसी के किट में सर्दियों के कपड़ों का एक सेट था, और उसकी बदौलत उन्हें खुद को ढकने के लिए कुछ मिल गया। समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा था, और जब उन्होंने इस दुनिया में उगते सूरज की पहली किरण देखी तो वे पहले से ही पीठ से पीठ सटाकर बैठे थे। किसी को भी इस बात का एहसास नहीं था कि दूसरी दुनिया में उस पहली और लंबी रात में वे कितने करीब आ गए थे। तभी वे राहत की सांस ले सके और उनका तनाव थोड़ा कम हुआ। सुबह का इंतजार करते हुए वे बस बैठे नहीं रहे, वे एक दूसरे के साथ मानसिक संवाद के जरिए संवाद करते रहे, अपने बारे में विस्तार से बताते रहे। समय समय पर वे सिस्टम से सवाल पूछते रहे और सिस्टम उन्हें जवाब देता रहा, और कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते थे। ईदान और एरेबेल अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। कभी कभी वो जवाब देने में उदार होती थी और कभी कभी वो चुप रहती थी, छोटे छोटे सवालों का भी जवाब नहीं दे पाती थी। सूरज की पहली किरणों के साथ हवा धीरे धीरे गर्म होने लगी और जंगल के जागने के पहले संकेत दिखाई देने लगे। हर जगह पक्षियों के सुबह के चहचहाहट सुनाई देने लगी और जंगल का शोर और भी ज्यादा बहुध्वनिमय हो गया। ईदान और एरेबेल शुरुआती साहसी किट के इनाम के लिए सिस्टम के बेहद आभारी थे। अपने जीवन के आखिरी घंटों में वो उनका सहारा बन गया। रात में उन्हें भूख लगी और उन्होंने स्मोक्ड मीट का एक छोटा सा सेट ढूंढकर अपनी भूख मिटाई, जो साहसी किट में शामिल था। जब आसमान में उजाला हुआ तो दंपति ने तंबू उखाड़कर उसे एक जगह रख दिया और सिस्टम से पूछा कि उन्हें किस दिशा में बढ़ना चाहिए। कोई जवाब न मिलने पर उन्होंने मनमाने ढंग से एक दिशा चुनी और अनजान जगह की ओर चल पड़े। हर कदम के साथ खुले मैदान से दूर और जंगल में गहरे जाते हुए दंपति की गति धीमी होती गई। अनजान का डर उन्हें जकड़ रहा था और वे बेहद सावधानी से अनजान जंगल से गुजर रहे थे। पहली नज़र में तो सब कुछ जाना पहचाना सा लगा, बिल्कुल अपनी ही दुनिया जैसा। हालांकि गौर से देखने पर पेड़ों और दूसरे पौधों में कई अंतर नजर आए। यहाँ तक कि जो छोटे छोटे जानवर मिले वे भी असामान्य और अजीब लग रहे थे। किसी भी क्षण कोई भयानक राक्षस बाहर कूद सकता है, इस डर ने उन्हें बहुत घबरा दिया और उन्हें चैन से रहने नहीं दिया। एरेबेल ईदान से एक हाथ की दूरी पर खड़ी रही, गलभग उससे छूते हुए। किसी और वक्त में ईदान ऐसे रोमांच का स्वागत करता। भला कौन लड़का किसी खूबसूरत लड़की के साथ अकेले घूमने का सपना नहीं देखेगा। लेकिन उस पल वो खुद भी डरा हुआ था और उस पल का आनंद नहीं ले पा रहा था, जबकि उसकी खूबसूरत साथी उसके बगल में थी। जैसे ही वे रवाना हुए, एरेबेल ने अपनी शक्ल छुपाने के लिए भूत का मुखौटा पहन लिया। ये मुखौटा 2 आंखों वाले एक साधारण लकड़ी के मुखौटे जैसा लग रहा था। जैसे ही उसने नकाब पहना, वो उसके चेहरे में समा गया और मानो उसकी दूसरी त्वचा बन गया। एरेबेल का खूबसूरत चेहरा सादा और बदसूरत हो गया, यहाँ तक कि उसके लंबे लाल बाल भी कंधों तक छोटे हो गए और उनका रंग भी ईदान की तरह काला हो गया। ईदान इस बात से हैरान था कि एरेबेल कितनी जल्दी और नाटकीय रूप से बदल गई थी। उसे साफ पता था कि अगर वे भीड़ में या किसी और जगह पर होते जहां बहुत से लोग होते तो कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। नकाब ने ना सिर्फ उसकी शक्ल छिपा दी थी, बल्कि उसकी मौजूदगी के आभामंडल को भी अपने में समेट लिया था। ईदान हैरान था कि वो अपनी आत्मिक शक्ति से उसे पहचान नहीं पा रहा था। ये खोज उन दोनों के लिए एक बड़ा रहस्योद्घाटन थी। ईदान ने एरेबेल से कहा कि वो इसे हमेशा उन जगहों पर पहने जहां दूसरे लोग हों,
क्योंकि वो बहुत आकर्षक लग रही थी। स्थानीय लोगों को देखे बिना भी वो बता सकता था कि इस मुखौटे के बिना वो उनके बीच अलग दिखेगी और इससे संभावित समस्याएं पैदा हो सकती हैं। एरेबेल उसकी तारीफ सुनकर खुश हुई और अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित भी। उसने वादा किया कि वो हमेशा मास्क पहनेगी, सिवाय जब वे अकेले हों। उसने ईदान से ये भी कहा कि शायद वो स्थानीय लोगों के बीच भी अलग दिखेगा। उसकी राय में वो काफी अच्छा लग रहा था, हालांकि उतना आकर्षक नहीं जितना कि उनकी दुनिया के उच्च वर्ग के सितारे और युवा जो जन्म से ही अपने रूपरंग का ध्यान रखते हैं और परफेक्ट दिखने के लिए हर संभव उपाय करते हैं। जैसा कि सिस्टम में कहा था, जैसे जैसे उनका स्तर बढ़ेगा, उनका आकर्षण भी बढ़ेगा और वे और भी सुंदर होते जाएंगे। और उसे पूरा यकीन था कि वो एक आकर्षक युवक बन जाएगा। अब भी उसे उसका रूप पसंद था और उसके मन में उसके लिए कोई नकारात्मक भावना नहीं थी। ये जोड़ा धीरे धीरे जंगल में और अंदर चला गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रहे हैं। जल्द ही उनकी मुलाकात अपने पहले स्थानीय निवासी एक खरगोश से हुई। लेकिन ये एक अनोखा खरगोश था, उनकी दुनिया के अपने रिश्तेदारों जैसा बिल्कुल नहीं। अगर उनकी दुनिया के आम खरगोश लगभग 20-30 सेंटीमीटर लंबे होते थे, तो ये एलियन खरगोश लगभग 1 मीटर लंबा था। लेकिन इसकी सबसे खास बात थी इसके लंबे और नुकीले पंजे, जिनसे खून टपक रहा था। जब ईदान और एरेबेल ने उसे देखा, तो खरगोश एक छोटे से अनजान जीव को खाकर आनंद ले रहा था। वो उसका आधा शरीर खा चुका था और ईदान और एरेबेल के लिए ये कल्पना करना मुश्किल था कि ये बेचारा जानवर कैसा दिखता होगा। उस जोड़े की मौजूदगी देखकर खरगोश अचानक रुक गया और अपनी नजरें उनकी ओर घुमाईं। जब उनकी नजरें मिली तो ईदान और एरेबेल के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने खरगोश की आंखों में खुशी और उत्सुकता देखी। वे बता सकते थे कि उस समय खरगोश उन्हें शिकार की तरह देख रहा था।